हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। आप सब लोग कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। जिन बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं या एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं, उन लोगों को उनके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द वेरी 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 बेस्ट। तो मैंने पीछे आपको बताया था कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी कि हम ऑडिट प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। तो आज उस सीरीज़ की एक नई वीडियो है जो किस पर है। देखो, जब भी हम ऑडिट करते हैं तो हम पी एंड एल आइटम एंड बैलेंस शीट आइटम्स का ऑडिट करते हैं। तो हमारे को हर एक चीज़ को किस तरीके से चेक करना है ये आना चाहिए। आज हम किस चीज़ पे डील करेंगे? आज हम चेक करेंगे कि हम रेवेन्यू कैसे चेक करते हैं, डेटा कैसे चेक करते हैं और प्रोविज़न कैसे चेक करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन, जो कि एक ऑर्डिनरी हमारी बिजनेस की एक्टिविटी से जनरेट होता है। ठीक है, कि मतलब रेवेन्यू बेसिकली जो हमारी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी से आता है। रेवेन्यू जनरेशन कहाँ कहाँ से हो सकता है? हम सेल ऑफ गुड्स कर सकते हैं, रेंडरिंग ऑफ सर्विस हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, रॉयल्टी हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से हो सकता है, हायर परचेज से हो सकता है, लीज एग्रीमेंट से हो सकता है। ठीक है, अभी हमने ये चीज़ समझी कि रेवेन्यू क्या होता है और किन किन चीज़ों से जनरेट हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो जनरली ना इंटरव्यूज़ के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आप किस बेसिस पर रेवेन्यू को बुक करते हो, व्हाट आर द कंडीशन कि जो फुलफिल होती है तभी आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। देखो, इसके लिए हमको जाना पड़ता है इंडियाज़ की तरफ या AS9 या जो भी हमारे रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हुए हैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए। लेकिन उनका जो क्रक्स निकलता है कि बेसिकली ये कंडीशन फुलफिल होंगी तभी हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो वो हमें पता होनी चाहिए। और वो 4 कंडीशन होती है बेसिकली। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड या सर्विस हैज़ बीन रेंडर्ड। जो आपके गुड्स है जिसमें आप डील करते हो वो डिलीवर्ड हो जाने चाहिए, या आपकी सर्विस है वो रेंडर्ड हो जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो उस गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है वो ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि आपका जो प्राइस है ना वो सर्टेन होना चाहिए, सेल प्राइस, और डिटर्मिनेबल होना चाहिए। और चौथी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपको रीजनेबल एक अश्योरेंस होनी चाहिए कि हाँ, मैंने जिसको ये सेल करा है ना मुझे वहाँ से पैसे मिल जाएंगे। मतलब रेवेन्यू से रिलेटेड जो कलेक्टिबिलिटी है ना वो हमें अश्योर होनी चाहिए कि वो मिल जाएगी। तो बेसिकली अगर ये चारों कंडीशन प्रेजेंट है तो मैं अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ। एक बार दोबारा हम बोलेंगे, ये 4 कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है। इंटरव्यू में अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बताओ सर, सबसे पहले तो गुड्स या सर्विस डिलीवर्ड हो जानी चाहिए। दूसरा, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। थर्ड, जो प्राइस है सेल प्राइस वो डिटर्मिनेबल होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। एंड फोर्थ कंडीशन इज कि हमारे को रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए कि हमारे को रेवेन्यू कलेक्शन हो जाएगा। अगर ये चारों कंडीशन प्रेजेंट है तो हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया कि कंडीशन हमारी कौन कौन सी होती है। अब उसके बाद देखो, हमारे को अगर जब भी P&L से रिलेटेड किसी भी आइटम को चेक करना है तो उसके 5 प्रोसेस होते हैं जो मैंने मतलब आपसे इंटरव्यू के अंदर कोई भी पूछ सकता है कि इस आइटम से रिलेटेड वॉक थ्रू क्या होगा। वॉक थ्रू बेसिकली प्रोसेस के अंदर क्या आएगा कि सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बिजनेस एक्टिविटी रेवेन्यू से रिलेटेड क्या है। मतलब कि कोई भी जो कंपनी है या एंटिटी है जिसका हम रेवेन्यू बुक कर रहे हैं वो किस बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करती है, किस बेसिस पे। मतलब कि जैसे सपोज उनके पास कोई पहले ऑर्डर आता होगा, फिर वो अप्रूव होता होगा, या जो भी मतलब क्या एक्टिविटी है, उनका रेवेन्यू जनरेशन का तरीका क्या है। जैसे वो कोई गुड्स बेचते हैं या फिर जो भी काम है वो कैसे करते हैं। फिर जो भी वो उनकी बिजनेस एक्टिविटी है जिससे वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसके ऊपर कंट्रोल क्या लगाए हुए उन्होंने कि रेवेन्यू हमारा कलेक्ट। जैसे सपोज करो, अब अगर हम एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो उनका काम क्या होता है, रेवेन्यू कहाँ जनरेट, मतलब जो कैश काउंटर होता है बेसिकली सारा कैश वहीं पर आता है।
तो वो बताता है कि एक्टिविटी हमारी क्या है कि जो भी हमारे पास कस्टमर आता है वो जाके बिलिंग करवाता है और फिर उसको फूड सर्व कर दिया जाता है। तो ये उनकी एक्टिविटी है कि बिलिंग वहाँ से होती है। अब उसके ऊपर हम कंट्रोल एनवायरनमेंट देख सकते हैं कि जो कैश काउंटर है वहाँ पे सीसीटीवी है या नहीं। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट देखते हैं और फिर देखते हैं कि रिस्क कितना है। कि देखो रेवेन्यू के अंदर सबसे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है कि कोई भी कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना रेवेन्यू दिखाना चाहेगी, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स है, उन शेयर होल्डर है या जो भी लोग रेवेन्यू को देखते हैं वो उन्हें लगे कि यार इस कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा है और वो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे। हमने कंट्रोल चेक करे और हमने ये चेक करा कि क्या वहाँ पर रिस्क है। अगर रिस्क नहीं है तो हमारे को मतलब ये तो हो जाता है कि चलो ठीक है रिस्क नहीं है। अब देखो रेवेन्यू को चेक कैसे करेंगे प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ना सेल रजिस्टर ले लेंगे क्लाइंट से। क्लाइंट ने हमारे को सेल रजिस्टर दे दिया, उसके अंदर बेसिकली सेल रजिस्टर के अंदर क्या होता है, पूरी सेल बुक हुई भी होती है कि कितनी कितनी सेल हुई है। अब हमने अपने जज बेसिस पे, मतलब हमारे देखो जो भी कोई सीए फर्म होती है ना, उनके कुछ ऐसे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल होते हैं जिसके बेसिस पे ना वो सैंपल साइज निकालते हैं। वो जब आप करोगे ना प्रैक्टिकली तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सैंपल साइज निकालते हैं। सपोज हमारे पास 17 इनवॉइसेस थी और हमारे जो सैंपल निकले ना वो 20 सैंपल्स निकले कि हमारे को 20 सैंपल्स को चेक करना है। तो अब हमने क्या करा, हमने सेल रजिस्टर लिया। सेल रजिस्टर के बेसिस पे हमने 20 सैंपल्स निकाले। फिर हमने उन 20 सैंपल्स के बेसिस पे ना क्या करा, हमने क्लाइंट से इनवॉइसेस ले लिया, उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ले लिया, अगर उनके कोई एग्रीमेंट्स बने हुए हैं तो एग्रीमेंट्स को भी ले लिया। और अब इन चीज़ों को चेक करना स्टार्ट करा कि क्या जो हमारी इनवॉइसेस है और क्या जो हमारे एग्रीमेंट्स है वो मैच करते भी है या नहीं है, क्या हमारी इनवॉइसेस सही तरीके से बुक हुई भी है या नहीं है। तो हम ये सारी चीज़ें उसके अंदर फिर हम चेक करते हैं। और इसके अंदर फिर असर्शंस की बात आ जाती है। देखो चेकिंग बेसिकली हमारे को क्या क्या करना होता है P&L से रिलेटेड, कि अक्रेंस क्या हमने सही तरीके, मतलब जो रेवेन्यू जितना भी अकर हुआ है वो बुक हुआ है या नहीं, एक्यूरेसी सही जगह बुक हुआ है या नहीं हुआ, कंप्लीटनेस सारा रेवेन्यू बुक हुआ है या नहीं, क्लासिफिकेशन की क्या रेवेन्यू वो और रेवेन्यू नेचर की आइटम थी या कैपिटल नेचर की आइटम थी, करेक्ट उसका क्लासिफिकेशन हुआ है या नहीं, और एक कट ऑफ कि पूरे साल का जो रेवेन्यू है वो बुक हुआ है या नहीं, कोई मिसिंग तो नहीं है। तो बेसिकली हमारे को प्राइमरी एजर्शंस को चेक करना पड़ता है जो कि होती है हमारी अक्रेंस, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन एंड कट ऑफ डेट। तो ये बेसिकली देखो मतलब मैंने जो चेक करा और जब मैं ऑडिट करने गई तो मैंने यही करा कि मैंने उनसे लेजर डंप ले लिया और उस फर्म के अंदर ये बता रखा था कि इनका मटेरियलिटी लेवल कितना है, उस बेसिस पे मैंने सैंपल निकाले। फिर मैंने सैंपल के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगे जो कि था इनवॉइसिंग, उसका कोई एग्रीमेंट हो सकता है या अदर डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। फिर मैंने उनको चेक करा कि क्या वो प्रॉपरली ऑथराइज है या नहीं, अप्रूव है या नहीं, क्या जो डॉक्यूमेंट के अंदर चीज़ें आ रही हैं, जैसे मैंने इनवॉइस नंबर उनका मतलब प्रॉपर वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन उनकी चेक करी। तो ये बेसिकली तरीका होता है रेवेन्यू को चेक करने का। अब अगली चीज़ हमारी कौन सी आती है, डेटर। देखो डेटर तो एक बैलेंस शीट आइटम है। डेटर के अंदर हम क्या चेक कर सकते हैं, हम सिर्फ उनसे एक एज ऑन डेट, जैसे जो बैलेंस शीट डेट होती है उस दिन का बैलेंस कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर हमारे को ये एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रखनी चाहिए कि जो कंफर्मेशन है ना वो डायरेक्टली ऑडिटर को रिसीव हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि कंफर्मेशन जो भेज रही है वो आपका क्लाइंट भेज रहा है कि प्लीज़ आपके बुक्स के अंदर हमारा जो अमाउंट आ रहा है आप उसको कंफर्म करो, बट वो कंफर्म किसको करो, डायरेक्टली ऑडिटर को करो। कंफर्मेशन आप खुद भी भेज सकते हो और अपने क्लाइंट के थ्रू भी भेज सकते हो, बट वो रिसीव आपको होनी चाहिए डायरेक्टली, क्लाइंट के बिहाफ पे नहीं। बिकॉज आप खुद सोचो ना, अगर क्लाइंट ही आपको कंफर्मेशन दे देगा तो क्लाइंट तो फेक कंफर्मेशन भी बना सकता है। तो और दूसरी चीज़ जो डेटर के अंदर आती है कि हमारे को डेटर की एजिंग ज़रूरी चेक करनी चाहिए। एजिंग से क्या पता चलता है कि कितना मतलब
डेटर से पैसा रिसीव होने में कितना समय लग रहा है। देखो बहुत सारी फर्म्स के अंदर, बहुत सारी कंपनीज के अंदर ना पॉलिसी होती है कि अगर हमारा डेटर 90 डेज से एक्सीड हो जाएगा तो हम प्रोविजन बनाएंगे, 60 डेज से एक्सीड हो जाएगा प्रोविजन बनाएंगे। तो आप उस कंपनी से पूछो कि सर आपकी जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर की पॉलिसी है वो क्या है। अगर वो बताते हैं कि सर हमारा ऐसा है कि 90 डेज से जैसे ही हमारे डेटर ड्यू हो जाते हैं तो हम उसका प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं, तो आप उनसे वो पॉलिसी लो और उस पॉलिसी के बेसिस पे चेक करो कि क्या इस साल के अंदर जितना प्रोविजन बनना चाहिए था, 90 डेज से ऊपर जितने भी डेटर हो गए हैं उसका प्रोविजन बना है या नहीं बना, वो चेक करो। और आप उनसे ये पूछो कि अगर कोई डेटर मतलब इतने ज़्यादा, देखो अगर आपका जो क्रेडिट पीरियड है 30 डेज है, लेकिन आपका जो डेटर है वो 6 महीने से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा पेंडिंग है, आप उनसे रीज़न लो कि भाई क्यों ये अभी तक पेंडिंग है, क्यों अभी तक नहीं आपने रिसीव करे। कोई कम्युनिकेशन होगा ना कि आप उनसे बातचीत कर रहे हो किसी भी तरीके से कि भाई पैसे कब रिसीव होंगे, कब आएंगे। तो हमारे को हर एक चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बिग फोर्स के अंदर जब भी ऑडिट होता है हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करा जाता है, कोई भी चीज़ हवा के अंदर नहीं होती है। तो बेसिकली यही तरीका होता है रेवेन्यू के लिए हमने लेजर डंप लिया, वहाँ पे से हमने सैंपल्स निकाले, सैंपल को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ चेक करा। डेटर्स के लिए हमने डायरेक्टली कंफर्मेशन लिया क्लाइंट के थ्रू नहीं, सेल्फ, और प्रोविज़न हमने बनाया एजिंग के बेसिस पे। तो होप सो मेरी ये वीडियो यहीं तक ही है, आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको इससे कुछ भी, थोड़ी सी भी कुछ नॉलेज मिली है तो प्लीज़ मेरे साथ अपनी नॉलेज शेयर कर दिएगा, अपना कमेंट बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।